स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नीट 2019 के क्वेश्चन से। लेट्स बिगिन। तो देखिएगा, नीट 2019 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक कूलम्ब्स फोर्स। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is capital F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes option 1 9/16F, option 2 16/9F, option 3 4/3F, option D 4F। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है नीट 2019 ऑप्शन ए आपका क्या अवेलेबल है 9/16F, ऑप्शन सेकंड क्या अवेलेबल है आपका 16/9F, ऑप्शन 3 क्या अवेलेबल है आपका 4/3F एंड ऑप्शन 4 क्या अवेलेबल है आपका F। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस कैपिटल Q एंड एक माइनस कैपिटल Q। एक पॉइंट A पे रखा है और दूसरे किस पे रखा है, पॉइंट B पे। इन दोनों के बीच में जो आपको फोर्स बोला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो फोर्स क्या है F। तो लेट अस अज्यूम, हालांकि हम देखिएगा यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज, लेट अस से दिस इज x। तो हम लोग मान लिए x। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये तो सिंपल है यार, आप जानते होंगे सिंपल क्या बोलेंगे, k q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, यहाँ पे कोई बच्चे सोच सकते हैं कि सर माइनस क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे जब कूलम्ब्स फोर्स लिखते हैं ना, तो आपको पिछले क्लास में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी, यहाँ जो फोर्स होता है दैट विल बी k मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का स्क्वायर। तो ये मॉड यूज करते हैं कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। क्लियर है क्या। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 25% चार्ज A से ट्रांसफर हो जाता है B पे, तो A का चार्ज 25% B पे ट्रांसफर हो चुका है प्यारे बच्चों। तो मुझे बताओ इस पे चार्ज कितना बच जाएगा Q, और इसका चला गया आपका 25% पैसे में लॉस होगी। लॉस मतलब माइनस। तो क्या करोगे, -25/100 ऑफ व्हाट Q, ऑफ 100 ऑफ व्हाट Q। तो 25 से 100 कट हो गया, तो कितना आ गया Q माइनस Q/4। सो इट कम्स आउट टू बी एलसीएम लीजिएगा तो 4Q माइनस Q, दैट मींस 3Q डिवाइडेड बाय 4। अरे चमका है क्या। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार्ज ऐड हुआ है, यहाँ पे चार्ज जब ऐड हुआ है कितना 25%, सो इट कम्स आउट टू बी 25/100 इंटू Q। यहाँ से अगेन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा -4Q प्लस Q। ये एलसीएम लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे Q था डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला 4, सो इट कम्स आउट टू बी -3Q डिवाइडेड बाई 4। तो अब जो न्यू चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है वो 3Q/4, और यहाँ पे जो अवेलेबल है B पे वो न्यू का चार्ज कितना है -3Q/4। अगेन अगर दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स लिखेंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज का हुआ, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो फोर्स कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, K Q1 की जगह कितना है जी 3Q/4, Q2 की जगह कितना है जी -3Q/4, और -3Q/4 लिखेंगे प्लस। तो आप अगेन बोलोगे सर क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स लिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लस, वेरी गुड, अपॉन 4। तो ये कितना जगह देखिएगा K और 3 × 3 9, Q × Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 4 16, सो इट कम्स आउट टू बी, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस x स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9/16 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे आपके पास KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को कुछ बोला है क्या। यस, इसको हमने कुछ बोला है क्या, F। तो आपके f डैश की जो वैल्यू आ चुका है, कितना 9/16F। f डैश की वैल्यू आ चुका है 9/16F।
एफ क्यों लिखा है इसको, क्योंकि इनिशियली जो डिस्टेंस था एक्स था, चार्जेस क्यू एंड क्यू था, सो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला था, एफ। सो देखिए कोई ऑप्शन से मैच करके देखते हैं, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, यस ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में ना एक चीज मैं मॉडिफाई करता हूं, आई होप समझ आया होगा सभी को। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, और आप लोग ना कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा आंसर कि क्या आएगा ना, फिर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मैं देखिएगा कि क्या आ रहा है आंसर आपका ना। इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये करना, ये ए, ये बी, यहाँ पे चार्ज क्यू और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, सेम क्वेश्चन, इनिशियली फोर्स एफ। अब सिचुएशन में चेंज ये है कि 50% ऑफ चार्ज, इफ 50% ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, देन व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी 2f, ऑप्शन सी f/2 एंड ऑप्शन डी f/4। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिएगा, सेम क्वेश्चन में आप ट्रांसफर कितना कर लेना, 50%। तो देखिएगा आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है, ओके। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट नीट 2019 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक कंडक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगेन नीट 2019 का क्वेश्चन है जो कि मैं प्रीवियस ईयर सेक्शन से उठाया हूँ, देखिएगा। तो आपके पास क्या कह रहा है कि देयर इज अ स्फीयर, किस टाइप का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब क्या समझते हो, हॉलो मतलब वैकेंट, हॉलो मतलब क्या होगा, वैकेंट, इसमें कुछ है ही नहीं यार, तो कुछ है नहीं तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या, अरे नहीं करेगा, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करे, चार्ज थोड़ी हॉलो में एग्जिस्ट करता है यार, चार्ज किसी कंडक्टर पे एग्जिस्ट करता है, चार्ज किसी इंसुलेटर पे, यस इंसुलेटर में चार्ज होता है, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो सिखाऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा ना। तो ये अंदर से हॉलो है, हॉलो है इसका मतलब कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर चार्ज आप इसको देते हैं देन दैट विल बी रिसाइड्स ओवर द आउटर सरफेस। वो कहां पे रिसाइड्स करेगा, बाहर वाले सरफेस पे, कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो अंदर में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक आप लोग जानते होंगे, बेसिक जानते होंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ का बेसिक क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ आप लोग जानते हैं बेसिक बहादुर, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स डिफाइन करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू गॉस, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट में समझाऊंगा। और फ्लक्स अकॉर्डिंग टू ऑल, जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए ना, तो आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ना किसी भी सिस्टम का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर इनसाइड, फॉर इनसाइड यहाँ पे देखिएगा फॉर इनसाइड, जैसा कि आपको बताया हुआ क्वेश्चन में कि इसका जो रेडियस है बहादुर वो कितना है जी, कैपिटल आर, रेडियस कितना है जी, कैपिटल आर। तो इनसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, किधर की कर रहा हूँ, इनसाइड। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे इस डिस्टेंस पे जाके, छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके आप एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये जो डॉटेड सरफेस मैंने बनाया है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। तो देखिए ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज अवेलेबल है, क्या कोई चार्ज अवेलेबल है, तो आप कह रहे हैं सर नहीं। तो यहाँ पे देखिए फाई इज इक्वल्स टू जब लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गॉस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है मतलब जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑल फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे देखिएगा E इंटू डी एस। अब डी एस मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, स्फीयर का। तो स्फीयर का एरिया वेक्टर लेते हुए समय ध्यान रखिएगा कि एरिया वेक्टर उसी सरफेस का लेंगे जो कि गॉसियन सरफेस क्लोज्ड कर रहा होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है तो एरिया क्या होता है हॉलो स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये क्योंकि ये गॉस लॉ लगा रहे हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए, इसलिए एरिया ये स्मॉल आर वाले रेडियस का आएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा 4 पाई
इंटू आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर, इक्वल टू, देखो अब ये फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है तो इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 0। कैसे इक्वल किया, क्योंकि दोनों फ्लक्स था तो इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 मानते तो दोनों इक्वल हो जाता, दोनों इक्वल हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। कहाँ पे, इनसाइड, कहाँ पे, इनसाइड। अब आइए मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखते हैं हम लोग सरफेस के बाहर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ ये वाला पार्ट को, तो देखिए यहां से इस सरफेस से r डिस्टेंस बाहर, इस सरफेस से r डिस्टेंस बाहर, r डिस्टेंस बाहर। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस लो, तो यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे, यहाँ पे जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, रेडियस r है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना लिखोगे, तो phi इज इक्वल्स टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi इज इक्वल्स टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में चार्ज कितना है बहादुर इस सरफेस का, अंदर में चार्ज अब कितना है, कैपिटल Q, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जनरल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi इज इक्वल्स टू E डॉट ds, अगेन एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर, अब इसके लिए रेडियस कितना लिया हूं, अगेन छोटा वाला r लिया हूं। अब ये सोचोगे कि यार इक्वल है क्या सर, नो ये दोनों इक्वल नहीं है, मैंने माना है कि छोटा r है तो इसको आप r डैश भी मान सकते हो, ठीक है। r डैश लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r डैश का स्क्वायर लिखोगे, मतलब 4 पाई इंटू r डैश का स्क्वायर लिख दोगे, क्लियर है क्या। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों को इक्वेट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, e इंटू 4 पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लीजिए यहाँ से, तो 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड में भेज दीजिए, तो आ जाएगा q अपॉन 4 पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, k, सो इट कम्स आउट टू बी k q अपॉन आर डैश का स्क्वायर, k q अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ओहो हो, मतलब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ चुका है, कितना, k q अपॉन आर डैश का स्क्वायर, k q अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो देखिएगा आइए ना हम इसको ग्राफ से सीखते हैं, ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ना, इसको समझिएगा। इसको थ्योरी वाला पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल प्रीवियस ईयर में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से क्यों कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, ये हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर, चार्ज किधर रिसाइड्स होगा बच्चा, बोलो प्यारे बच्चों, आउटर सरफेस पे किधर रिसाइड्स होने वाला है, आउटर सरफेस पे, यस और नो, कहां पे रिसाइड्स होगा, आउटर सरफेस पे, रेडियस इज कैपिटल R। अब यहाँ पे क्या करो, इसका ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो, यहाँ पे ये लो जी, ये रेडियस r है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है जी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, 0। अंदर से लेकर इस सरफेस तक, यहाँ तक, यहाँ पे तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा भाई, क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज द r स्मॉल r वेयर r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ओके। और इसके बाद बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आया था, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आया था k q अपॉन आर स्क्वायर, k q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम, और इसके बाद जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आने वाला है, 0। अगर लेफ्ट साइड बनाना चाहें सेम बना सकते हैं आप नेगेटिव साइड में। तो फिलहाल ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया आपका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R फॉर द हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर का हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसको आपको ऐसे ही बोल सकता है, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, क्या आ सकता है आपका, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आपको कंडक्टिंग स्फीयर बोले ना, इसका मीनिंग सेम होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। और हॉलो स्फीयर आपको बोले तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर दोनों का मीनिंग सेम होता। तो समटाइम्स कंडक्टिंग स्फीयर बोल देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर जैसे बोलेगा मतलब क्या हो जाएगा, हॉलो स्फीयर की बात करा, बोलो क्लियर है क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर r लेस देन r, फॉर r लेस देन r, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस फॉर r इज ग्रेटर देन r। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी पार्ट, चंपा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगेन नीट 2019, देखिए कह रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस चार्ज
with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2 capital R in free space. What is the electric field midway between the two line charges? Option A lambda upon 2 pi epsilon naught into R Newton per coulomb. Option B 0 and option C 2 lambda upon pi epsilon naught into R and option D lambda upon pi epsilon naught into R Newton per coulomb. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए ये सिंपल, अगर अगेन एक इजी क्वेश्चन है जो कि हमेशा बच्चों को करवाते हैं क्लासेस में, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, अगर कोई इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है जी, तो मुझे बताइए डी डिस्टेंस पे, यहां से डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आप सिंपल बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक लाइन चार्ज और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना d। ये आता कैसे, तो ये कैसे आता है इसको भी आप समझ सकते हैं सिंपल और आसान भाषा में, कि अगर कोई लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है बहादुरों, लैम्डा, और ये मैं फाइनाइट लिया हूं और यहां से d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो d डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कुछ ऐसा वैल्यू होता है कि इसका दो कंपोनेंट, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन चार्ज, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर जैसे ही बोले मतलब आपको क्या समझ आना चाहिए, परपेंडिकुलर का कंपोनेंट sin θ, तो इसका वैल्यू आता है k लैम्डा अपॉन d इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ये कैसे आता है इसके लिए वेट कीजिए, मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूं और उस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, आपको चीजें समझ आ जाएगा कि आता कैसे डेरिवेशन है। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइन चार्ज के पैरेलल में, लाइन चार्ज के पैरेलल में इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन चार्ज के पैरेलल में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल टू द लाइन चार्ज इज इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन d cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos θ1। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये इनफाइनाइटली बायर हुआ तो θ1 और θ2 की वैल्यू कितना हो गया, θ1 और θ2 की वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट से आप लाइन यहाँ पे लाके नहीं मिला सकते, तो दोनों एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रखेंगे cos 90 0 होता है, sin 91 तो 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई d। समझ आ रहा है क्या, यस। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे सिंपल और आसान लैंग्वेज में क्या करोगे ना कि दो लाइन चार्ज बनाओ ऐसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए कि एक पे जो लाइन चार्ज पे चार्ज है वो कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर, और दूसरे पे जो चार्ज है वो कितना है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। तो कोई बच्चा ऐसे भी पूछ सकता है सर लाइन चार्ज अंदर बनाओ कि बाहर, तो जहां पे मर्जी चार्ज डालो वो अट्रैक्शन रिपल्सन हम लोग देख लेंगे, कैपेसिटर में ये सीखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है बिटवीन कितना है 2r, डिस्टेंस बिटवीन 2 बार डिस्टेंस कितना है जी 2r। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मिडवे में पूछा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना r, ये डिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों r, क्योंकि मिडवे का मतलब ये हुआ कि 2r के बीच में, तो 2r के बीच में यहाँ पे बना लिए। और सोचो कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी अनसर्टेन पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट मालूम ही नहीं है, उस पॉइंट को आप मार्क कर लो, तो वहां पे टेस्ट चार्ज कितना लेते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, +1 कूलम। टेस्ट चार्ज कितना लेते हैं +1 कूलम, +1 कूलम इसलिए लेते हैं ताकि वो किसी भी सोर्स चार्ज पे इफेक्ट ना करे। तो ये पॉजिटिव की वजह से क्या होगा रिपल्सन, नेगेटिव की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों अट्रैक्शन। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉइंट मैं O कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस लैम्डा, प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि माइनस नहीं आता है तो देखिएगा ये कितना आने वाला है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय फार्मूला के अकॉर्डिंग r प्लस अगेन इसका क्या लिखूंगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, क्योंकि नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया 4k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। देखते हैं कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप जानते हैं कि जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होने वाला है 4k, k की वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ 1/4
बाई 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। अब यहाँ पे देखो 4 ने 4 को चेप दिया, तो यहाँ पे क्या बचा देखो प्यारे बच्चों, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखते हैं कोई ऑप्शन को सर्च करते हैं मिल रहा है क्या। तो देखो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डॉली, इसका जो ऑप्शन डी है, डी क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ रहा है। यस, वेरीफाई हो रहा है। तो आइए इस तरीके से अगर क्वेश्चन चमक रहा है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, two metal sphere, one of radius capital R and other of radius 2r respectively have some surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? Option A, sigma 1 is equals to 5/6 sigma, sigma 2 is equals to 5/6 sigma. Option B, sigma 1 is equals to 5/2 sigma, comma sigma 2 is equals to 5/6 sigma. Option C, sigma 1 is equals to 5/2 sigma, comma sigma 2 is equals to 5/3 sigma. Option D, sigma 1 is equals to 5/3 sigma, comma sigma 2 is equals to 5/6. तो देखिए इस क्वेश्चन में भाद्रो क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है जी, r। सेकेंड जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है बेटा, 2r। कितना है, 2r। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कितना है जी, r। इस पे चार्ज डेंसिटी आपके पास गिवन है, चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, सिग्मा। इसका चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, सिग्मा। तो मुझे बताइए यहाँ पे चार्ज नहीं गिवन है, यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, चार्ज नहीं गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये सिग्मा को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज नथिंग बट व्हाट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देखो जब दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे, जब दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज तो मालूम ही नहीं है। तो चार्ज मालूम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अब देखिए दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम गिवन है तो ये तो सिग्मा हो जाएगा। एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस देखते हैं इसका रेडियस कितना r, तो इसके लिए चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं लेट अस अज्यूम दिस इज स्फीयर 1, तो चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए देखिए बहादुरो सिग्मा, इसके लिए चार्ज Q2 कितना आ जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2 पाई दिस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना आने वाला, Q2 इज इक्वल्स टू 16 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को रेशियो कर लें Q1 एंड Q2 को, तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे Q1 एंड Q2 पहले Q2 की वैल्यू कितना आ गया है, 16 पाई आर स्क्वायर। मतलब जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, टोटल चार्ज इधर देखोगे तो टोटल चार्ज आपके पास जो आने वाला है, टोटल चार्ज Q टोटल इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 को ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर है जी, और ये 16 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आने वाला है, 16 प्लस 4 20 पाई आर स्क्वायर, 20 पाई आर स्क्वायर और इंटू चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, इंटू चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। ओके, अब जब दो स्फीयर को बेटा, जब दो स्फीयर को मान लीजिए स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस चीज को समझिएगा कि दो स्फीयर को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता है जब दोनों चार्ज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ऐसे, पोटेंशियल मतलब ऐसे देखिएगा ना कि अगर मान लीजिए इस बकेट में एक पानी है, ठीक है, और इसमें यहां तक भरा हुआ था इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे दूसरा बकेट आप ले लो, यहाँ पे दूसरा बकेट ले लो, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड भरा है, ओके। अब इन दोनों को ना एक पाइप से कनेक्ट कर दो, इसमें होल करके इन दोनों को कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से पानी हायर लिक्विड में से पानी लोअर लिक्विड में जाएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक दोनों में
लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों में लेवल सेम नहीं हो जाए। उसी तरीके से कुछ पोटेंशियल होता है कि जब दो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं ना, तो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता है जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, Q1 बाई R1 इक्वल्स टू के Q2 बाई R2, के Q2 बाई R2। Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q2 वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे रख के देखिएगा Q1 Q2 वैल्यू रखो बेटा, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे देखो k ने k को चेप दिया, तो यहाँ पे देखिएगा Q1 इज अपॉन R1 की वैल्यू रेडियस कितना था, कैपिटल R। फर्स्ट स्फीयर के रेडियस कैपिटल R, सेकंड स्फीयर के रेडियस कितना था बेटा, जल्दी बताओ। सेकंड स्फीयर के रेडियस 2R, R ने R को चेप दिया, तो यहाँ से आ गया Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q1। Q2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, तो Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q2 टोटल चार्ज कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होने वाला है, 3Q1, कितना 3Q1, सॉरी यहाँ पे देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, Q1 की वैल्यू रहने दो Q1, और Q2 वैल्यू कितना है, Q2 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा बिगर और स्मॉल चार्ज से, कोई बात नहीं, दोनों पे चार्ज मैं बिगर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज हो गया जी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ Q1, कितना 2 टाइम्स ऑफ Q1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q1, टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q1। समझ रहे हैं ये कि टोटल चार्ज दोनों को लाए हैं, तो कब तक ट्रांसफर हुआ, तब ये 3Q1 होगा, कितना, किसके इक्विवेलेंट, 3Q1 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए 3Q1 का, 3Q1 का। अब Q1 और सिग्मा में तो एक रिलेट नहीं कर सकते, तो Q1 को चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, चार्ज Q1 अपॉन एरिया फर्स्ट का, एरिया फर्स्ट स्फीयर का, एरिया फर्स्ट स्फीयर का कितना होता है, जल्दी बोलो, एरिया फर्स्ट स्फीयर का होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये सिग्मा 1, ये कितना सिग्मा 1। तो यहाँ पे देखिएगा Q1 की वैल्यू कितना आने वाला है, Q1 की वैल्यू कितना आने वाला है, ये देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस पार्ट को लिख लिया होगा हो। तो यहाँ पे देखिएगा तो Q1 की वैल्यू कितना आने वाला है, Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, Q1 की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, 20 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, 20 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट करो, तो ये कितना आने वाला है 5, ये कितना आने वाला है 5। तो यहाँ पे देखिएगा सिग्मा 1 की वैल्यू कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई 3, 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे कंसेप्ट यही था कि जो चार्ज स्फीयर पे गिवन था उसको लिखना था आपको कितना, सिग्मा इंटू ए के फॉर्म में। और दूसरा कंसेप्ट यह था कि दोनों में रिलेशन निकालने के लिए चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से Q1 एंड Q2 में रिलेशन आ गया, यहाँ पे आ चुका सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा दिस अपॉन 3। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो Q1 एंड Q2 में रिलेशन आया था वो कितना आया था, Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q1, Q2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो यहाँ पे देखिएगा Q2 को क्या लिख सकते हो, Q2 को लिख सकते हो सिग्मा 2 इंटू एरिया 2, सिग्मा 2 इंटू एरिया 2, और Q1 को कितना लिख सकते हो, सिग्मा 1 इंटू एरिया 1, सिग्मा 1 इंटू एरिया 1 मैं यहां से लिख रहा हूं। इसको कैसे लिख सकते हो चार्ज को, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए, सेकेंड चार्ज है तो सेकेंड का एरिया, ये फर्स्ट चार्ज है तो फर्स्ट का एरिया। ओके, तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों मैं इसको भी कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिएगा आंसर आ चुका, वैसे ऑप्शन वाइज देखेंगे तो एक ही है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5/3, कौन सा, ऑप्शन डी में। तो आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी मैं सिग्मा 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिएगा सिग्मा 2 क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 इंटू एरिया सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू यहाँ पे कितना था रेडियस 2r, कितना था 2r, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू रख दीजिए। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 5/3 सिग्मा। यहाँ से देखिए सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 5 सिग्मा बाई 3 इंटू एरिया इसका कितना 4 पाई, इसका रेडियस कितना था आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई मैंने 4 पाई को चेप दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कितना आ गया, सिग्मा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 3, और ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को चेप दिया। ओके,
यहाँ से देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, गड़बड़ ये किया है कि ये वाला जो 2 था वो छोड़ दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 भी होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो देखिएगा 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा 2 इक्वल्स टू कितना आने वाला है 5 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कितना आने वाला है 6, 2 इंटू 3 कितना आने वाला है 6। तो देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी पार्ट से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर चीजें नहीं समझ आई रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो, आपको समझ आएगा। रिलेशन कुछ नहीं लिखा हूँ, एक तो टोटल चार्ज दोनों स्फीयर का लिखा हूँ Q1 प्लस Q2 सिग्मा इंटू ए के फॉर्म में, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी का चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज को निकालने के लिए हमने क्या लिखा सिग्मा इंटू एरिया। ओके, तो टोटल चार्ज निकाला। और दूसरा कंसेप्ट ये कि दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में आता है तो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता है, बस यही कंसेप्ट था और यहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर चीजें समझ आ रही है तो प्लीज मोटिवेशन बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। तब तक 1000 सब्सक्राइबर अगर आप कर देते हैं ना, तो मैं ना आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेके आ रहा हूँ, और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एडसेंस शुरू नहीं होगा, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट चलेगा, रैंक तो आएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2018, दिस इज ऑल अबाउट द नीट 19 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिएगा नीट 2018 में क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 equal capacitance are connected as shown in the circuit. Terminals A and B of the key K are connected to change capacitor C1 using battery of EMF V volt. Now disconnecting A and B, the terminal B and C are connected. Due to this, what will be the percentage loss of energy? Option A 75%, option B 0%, option C 50%, ऑप्शन डी 25%। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में सिंपल है कि एक V वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे कैपेसिटर C1, यहाँ पे कैपेसिटर C2, यहाँ पे इनिशियली जो कनेक्टेड है जी वो A एंड B के बीच में की, जो ये की है बेसिकली ये क्या है की, यहाँ पे क्या मतलब की है, और ये की कनेक्टेड है बिटवीन A एंड B कैपेसिटर C1 से। ओके, तो यहाँ पे जब जैसे ही इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो इनिशियली कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा कितने Q का। तो इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में होगा वो कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यू नो वेरी वेल कि एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CB²। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CB²। अब कनेक्शन स्टेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हैबिट डालिए आप कि आपको ना बनाना आना चाहिए डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो की है ये शिफ्ट हो जाता है बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, ये C2, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है C2, ये C1। अब ये चार्ज हो चुका है कंप्लीटली प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस V से। तो जैसे ये कनेक्ट इससे करेंगे तो आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, जितना इसके पास पोटेंशियल है अपने आधा किसको शेयर कर देगा, अपने पड़ोसी को, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे एनर्जी होने वाला है वो न्यू एनर्जी इसके पास कितना होने वाला है, U डैश इज इक्वल्स टू हाफ इंटू C इंटू V का हाफ स्क्वायर, मतलब V/2 का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल हाफ होने वाला है। हाफ क्यों हुआ सर, क्योंकि ये जो कंप्लीट चार्ज हो चुका था V तक, अब ये सेम कैपेसिटर से कनेक्ट हो चुका है। तो क्योंकि ये दोनों कैपेसिटेंस इस तरीके से कनेक्टेड है एक साइकिल में, तो जब एक साइकिल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो पोटेंशियल हाफ हो चुका है, तो कितना आने वाला है देखिएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ C इंटू V² डिवाइडेड बाई 4, 1/C इंटू V² डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखिए बहादुर के यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये दोनों कैपेसिटेंस टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल कैपेसिटेंस अब कितना है, C इक्विवेलेंट 2C, क्योंकि दोनों का दोनों जो कनेक्टेड इस पॉइंट के क्रॉस कितने पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस C है और इसका कैपेसिटेंस कितना बहादुर प्यार बच्चों, C। तो यहाँ से जो C लिखेंगे ना, तो इस चीज को लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि जो C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2C, क्योंकि यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल में इक्विवेलेंट ये है। तो यहाँ पे देखिएगा 2C, तो 2 विल गेट कैंसिल आउट, तो कितना आने वाला है, C इंटू V² डिवाइडेड बाई 4। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा, आपसे क्या पूछा, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू U डैश अपॉन U इंटू 100% इंटू 100%। तो देखिएगा U डैश की वैल्यू कितनी थी, U डैश इज इक्वल्स टू CV² डिवाइडेड बाई 4, CV² डिवाइडेड बाई 4
डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी, CV² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया, CV² ने CV² को मार दिया, 4 ने 2 को मार दिया, तो कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2। कितने बच्चों के यहाँ पे नहीं आया होगा, तो देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस पार्ट को ना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इस पार्ट को, देखिएगा क्या था हमारे पास, u डैश डिवाइडेड बाय u, सो इट कम्स आउट टू बी CV² डिवाइडेड बाय 4, और इसका u की वैल्यू कितना था, CV² डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए CV² ने CV² को चेप दिया, 4 ने 2 को चेप दिया, तो आगे 2, और परसेंटेज में था क्या था, इंटू 100%, इंटू 100%, तो 2 ने 100 को चेप दिया, तो ये कितना आने वाला देखिएगा 50%, कितना आने वाला है 50%। तो आइए आंसर पे जाते हैं डायरेक्ट, देखिए कोई ऑप्शन में 50% अवेलेबल है क्या, या सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 50%। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नीट 2018 क्वेश्चन, an electron falls from the rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field capital E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is option A smaller, option B 5 times greater, option C 10 times greater, option D equal। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ना थोड़ा सा मोशन से आपको रिलेट किया है, स्ट्रेट लाइन इन मोशन। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कह रहा है कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरीके से कुछ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है, तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या गिवन है, E, तो आपको ये बनाने आना चाहिए। अब ये जो हाइट गिवन है कि यहाँ से मान लीजिए h हाइट ऊपर, यहाँ से h हाइट ऊपर, यहाँ से h हाइट ऊपर से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फॉल करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फॉल करते हैं। तो देखिए बहादुर, h हाइट ऊपर से अगर किसी चीज को, बॉल को ऐसे गिरा रहे हो इस तरीके से, ओके, तो यहाँ से h हाइट ऊपर से गिरा रहे हो, तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, आप इधर की ओर फॉल कर रहे हो v वेलोसिटी से, बट इसमें जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू मूवमेंट लगेगा, कि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगा वो किधर की ओर होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका फोर्स भी किधर होगा, Q इंटू ई, नीचे की ओर, Q इंटू ई क्या होगा, नीचे की ओर। बोलो क्लियर है क्या, ओके। अब यहाँ पे देखिए सेकंड सिचुएशन में ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिवर्स करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट h, यहाँ पे हाइट h, डायरेक्शन जैसे रिवर्स किया, इसने चार्ज पार्टिकल भी रिवर्स कर दिया यार। इंटरेस्टिंग तो इसीलिए हो गया, इंटरेस्टिंग इसलिए कि h हाइट से अब किसको फॉल कर रहा है, आपको प्रोटॉन को, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस, और प्लस वाले चार्ज पे फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये फोर्स इधर ही लगा, Q इंटू ई, ये फोर्स इधर ही लगा क्योंकि पॉजिटिव था, तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगा, वेलोसिटी भी नीचे है, यहाँ पे प्रोटॉन है तो फोर्स नीचे लगा और वेलोसिटी इसका भी नीचे है, इसलिए नहीं बता सकते आप कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट बता सकते थे अगर इलेक्ट्रॉन ही रखता, अगर इलेक्ट्रॉन रखता तो फोर्स ऊपर लगता। तो सिचुएशन जो 1 था, सिचुएशन 1 में कम टाइम लगता नीचे आने में, उसमें टाइम ज्यादा लगता है इजिली। बट आपसे ना देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बनाया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या कर दिया प्रोटॉन, यहाँ पे क्या कर दिया प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ना h हाइट पे टाइम एंड हाइट, डिस्टेंस एंड हाइट रिलेशन क्या होता है, सिंपल आप जानते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू नो दिस फार्मूला फ्रॉम क्लास 11th। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाला है, तो देखिएगा s इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, हाफ at स्क्वायर, क्या आने वाला हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो बता सकते हो ना यार, फोर्स दोनों केस में क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू q इंटू ई, q इंटू ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू q इंटू ई, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू q इंटू ई। और दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैपिटल E, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया, q इंटू ई डिवाइडेड बाई मास, डिवाइडेड बाई मास। तो यहाँ पर रख दो a की वैल्यू, तो देखिएगा s इज इक्वल्स टू क्या मैं लिखने वाला हूँ, q इंटू ई डिवाइडेड बाई m, ओके। और ये तो 1/2 रहेगा और ये टी स्क्वायर भी रहेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से टाइम की वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो टाइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा s इंटू यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा m डिवाइडेड बाई q इंटू ई,
Q इंटू ई, और इसका स्क्वायर रूट क्योंकि स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम बना लिया हूँ, मैं हटा रहा हूँ इस पार्ट को, तो इस पार्ट को हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग कम है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, t की वैल्यू कितना आ गया √2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है h है इस क्वेश्चन में गिवन। तो यहाँ पे क्या है इनटू मास डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो सेम होता है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है दोनों में सेम, ओके, क्योंकि वैल्यू इसकी कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैग्नीट्यूड क्योंकि स्क्वायर रूट में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिचुएशन में गिवन है सेम है, हाइट भी दोनों का सेम है 2 तो कांस्टेंट है। तो अब बचा क्या मास एंड टाइम रिलेशन। ओहो हो, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारे पास आने वाला है, देखो इधर घसेड़ो कि टाइम जो आने वाला है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √मास आने वाला है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √मास आने वाला है, मतलब जिसका मास कम उसका टाइम कम, जिसका मास छोटा उसका टाइम छोटा, और जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। तो बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जब स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक का कराता हूं वहां पे देखिए ये यूज आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है प्यारे बच्चों? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और एक और मैं लिख देता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैं लिख रहा हूं 1.674 इंटू 10⁻27 kg। मतलब न्यूट्रॉन जो है ना थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। खैर हमें कंपैरिजन इन दोनों में करना है, इन दोनों में देखिए अब इस पे पावर -31 है, इस पे पावर -27 है, कौन छोटा है? ऑब्वियसली यार -31 है यार, तो -31 वाला छोटा है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा कि जो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन वो लेसर होगा एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। मतलब जो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा स्मॉलर, क्या होगा स्मॉलर। सो ए पार्ट इज द राइट आंसर। कंपैरिजन आप नहीं कर सकते रेशियो में क्योंकि 10⁻31 का रेशियो, ओके। तो इसका सिंपल आंसर कौन सा आ जाएगा? अमीरा। कौन सा? अमीरा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीट अगेन 2018, the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge capital Q and area capital A is option A independent of distance between the plates, option B linearly proportional to the distance between the plates, option C proportional to the square root of the distance between the plates, ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखिएगा इस क्वेश्चन में कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, सिंपल है यार। देखिए टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना माइनस सिग्मा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना माइनस सिग्मा। हालांकि चार्ज आपको क्यू के फॉर्म में गिवन है तो कोई बात नहीं, इसको प्लस क्यू मान सकते हो, ठीक है, इसको माइनस क्यू मान सकते हो। बताता हूं इसको कैसे रिलेट करेंगे। आप जानते हो पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था रिलेशन इसका कि सिग्मा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है बहादुर, सिग्मा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आइए अब इसके बीच में मैं पूछ रहा हूं, इसके बीच में आपसे क्या पूछा है, फोर्स। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मुझे बताइए इसकी वजह से क्या होने वाला है, रिपल्सन, और इसकी वजह से क्या होने वाला है, अट्रैक्शन नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कुछ इस फॉर्म में, यस और नो। ध्यान से समझिएगा ना इस चीज को कि अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत काम का चीज है। जब आप कूलम्ब्स फोर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से कुछ रिपेल करेगा और ये कुछ तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसके मिड में किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होने वाला है, सिग्मा अपॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जल्दी बताओ बहादुरों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा अपॉन
2 epsilon naught sigma upon 2 epsilon naught, so it comes out to be sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बताओ, आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, ये तो मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आपसे पूछा क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बेसिकली? फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, और Q क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू ए, क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू ए, और ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू आ चुका है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेट का आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आने वाला देखिएगा? सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। दिस इज द फोर्स ड्यू टू वन प्लेट ओवर द अनदर प्लेट, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक प्लेट का लिखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो आ गया सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो फोर्स है ना, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज सिग्मा स्क्वायर। Force is directly proportional to or linearly proportional to area and force is inversely proportional to epsilon naught। लेकिन मुझे ये बताइए कि इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पे कोई डिपेंड कर रहा है क्या? यहाँ पे डिस्टेंस कुछ है क्या? डिस्टेंस पे नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट इंडिपेंडेंट होता है यार। दैट मीन्स फोर्स जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका अगेन आंसर आ जाएगा अमीरा। अमीरा इज द राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है। तो अगेन देखिएगा, नीट 2018 का क्वेश्चन खत्म हो चुका, 17 पे मूव करते हैं। अ टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर। ड्यू टू द फोर्स Q into E, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of electric field of the field is reversed. The car continued to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. Option A 2 meter per second, 4 meter per second. Option B 1 meter per second, 3 meter per second. Option C 1 meter per second, 3.5 meter per second. Option D 1.5 meter per second, 3 meter per second. तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा है एक कार टॉय, तो मान लीजिए कोई कार टॉय है जी इस तरीके से, और आप मान लीजिए इसको ड्राइव कर रहे हैं। जब इसको ड्राइव कर रहे हैं तो कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मान लीजिए सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं? कार को मूव करा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, और इस पे चार्ज कितना है? Q। तो आप जानते हैं कि चार्ज अगर Q है तो फोर्स लगता है, फोर्स किधर लगता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? Q इंटू ई। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किससे? Q इंटू ई। और वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है बहादुरों कि ड्यूरेशन 0 to 3 सेकंड में, अब ये 1 सेकंड तक मूव करता है। तो इनिशियली वेलोसिटी इसका कितना था? 0। इनिशियली वेलोसिटी कितना था? 0। जब टाइम t इज इक्वल्स टू ये t1 जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था तो इनिशियली 0 में था। अब टाइम t इज इक्वल्स टू t1 हो जाता है, t1 इज इक्वल्स टू 1 सेकंड जब होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार हो जाता है कितना? टॉय कार 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि सेकंड के लिए, सेकंड मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड मतलब नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए, सेकंड के लिए मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए। तो ये जो t2 है ये यहां से लेकर यहां तक, ऑरिजिन से मैं यहां तक बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड तक की स्पीड कितनी रहती है? 6 मीटर पर सेकंड। अब इस पॉइंट के बाद जब ये बी पॉइंट पे चल चुका है तो फाइनली स्पीड कितना हो जाता है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब क्या करते हैं? फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिवर्स करने वाले हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स होगा मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से आना वापस शुरू करेगा, और कब तक आएगा? 3 सेकंड तक। 1 मिनट मुझे चौक चेंज कर लेने दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वापस आना शुरू किया है बहादुर, तो ये वापस आया और ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ 1 सेकंड, तो यहाँ से अगेन वापस आया कितना? 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ तक पार्टिकल वापस आएगा और ये आपका t3 हो जाएगा, जो कि 3rd सेकंड है आपका।
कौन सा है, थर्ड सेकंड। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से कि आपको क्या बोला, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, t से 1 सेकंड पे जैसे जाता है वेलोसिटी कितना हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए मूव कर जाता है ये। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हुआ तो चार्ज तो पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो गया, फोर्स रिवर्स हो गया मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ गया। तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में आप मान लेते हैं प्लस a, तो डायरेक्शन जब चेंज किया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस a, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस a। तो मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना जी 0, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे t1 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, तो 6 अपॉन टाइम कितना 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 इज 1, सो इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है 1 माइनस 0 इज 6। तो यहाँ पे देखिएगा अगेन यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा बहादुर t2 के लिए, तो t2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना 6, यहाँ पे अगेन वेलोसिटी कितना 6, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे, 0 टू t1 फॉर इंटरवल 0 टू t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसके लिए अगर निकालना आपको डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से यहाँ तक मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ x1 इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, सो इट कम्स आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। कितना डिस्प्लेस कर गया पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर, कितना 3 मीटर। अब एवरेज भी निकाल सकते हो आपके नेक्स्ट 1 सेकंड में सेम फोर्स से जा रहा है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 3 मूव किया होगा, मैं इसको भी प्रूफ करता हूं कि देखिए, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना आएगा, देखिएगा बहादुरों कि नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन a2 अगेन आने वाला है 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, अगेन कितना आना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट x2 कितना आने वाला है, फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट x2 कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना होने वाला है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी अब कितना है 6, तो आ गया 6 इंटू 1, टाइम कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू a की वैल्यू कितना 6 इंटू टाइम t सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड टाइम कितना, अगेन टाइम डिफरेंस देखिए 1 सेकेंड हो गया, तो 1 का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो अगेन कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है 3। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो चुका है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आने वाला है -6 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो सेकेंड हो चुका है, तो यहाँ पे यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आने वाला -3, कितना सॉरी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अब कितना होने वाला है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो चुका है 0, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 था, डिस्प्लेसमेंट x3 कितना आएगा, तो x3 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ इंटू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है -6 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला देखिएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ चुका है -3, डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका है -3, तो -3 डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका प्लस। अब देखिएगा इस पॉइंट पे जैसे रिवर्स किया डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे कितना है माइनस, तो इस पॉइंट पे जब एक्सेलरेशन माइनस है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन a2 कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बहादुर माइनस, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट आने वाला है -3 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है बहादुर, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3, सो इट कम्स आउट टू बी 3 -3 प्लस 3, तो उससे 3 के वेट के कैंसिल और ये आ गया 3, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट आपका 3। अच्छा अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये क्या है जी आपका डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। अब मुझे बताओ खोपचा भी, अगर डिस्प्लेसमेंट स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है बेसिकली, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है जल्दी बोलो, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड इज अ कांस्टेंट, स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए कि डिस्टेंस कवर कितना हुआ,
तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ऐड ऑन होता है, डिस्टेंस ऐड ऑन। तो यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 3, तो टोटल कितना हुआ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 3 इज इक्वल्स टू 9 मीटर। सो इट कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 1 सेकंड + 1 सेकंड + 1 सेकंड कितना 3 सेकंड। सो इट कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड। ये निकाले हम एवरेज स्पीड, ये क्या निकाले हैं, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 3, टोटल टाइम कितना है 3। सो इट कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ बहादुरों कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का ऑप्शन कोई दिख रहा क्या, 3,1। तो यहाँ पे देखोगे कि आपको दिख रहा है एक ऑप्शन, कौन सा, बसंती। तो बसंती में देखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या था, फोर्स से आपका काम इतना ही था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का काम इतना था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स किया तो एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया। वही एक कंसेप्ट यहाँ पे लॉजिक आपको अप्लाई करना था सेकेंड टाइम के लिए। तो t = 0, 1, 2। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन था, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रो प्ले कर रहा था किसका, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज करने का, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगेन नीट 2017 क्वेश्चन। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The electrostatic energy of resulting system, option A, decrease by a factor of 2, remains the same. Option C, increase by a factor of 2. Option D, increase by a factor of 4. तो देखिएगा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया अगेन आपके लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बहादुरों कि सिंपल आपसे क्या है कि ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है और जस्ट अभी जब नीट 2018 का क्वेश्चन किया ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी जिसका आंसर आया था 50%। यार सेम क्वेश्चन तो हो गया। आपको क्या कह रहा है, कैपेसिटर को चार्ज करा बाय अप्लाइंग अ बैटरी। ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है अप्लाइंग अ बैटरी पोटेंशियल हैविंग V। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है, माइनस माइनस माइनस। तो ये चार्ज कंप्लीटली हो जाएगा और जब कंप्लीट चार्ज हो जाता है तो चार्ज कितना होता है, Q = C × V। अब कह रहा है कि इस बैटरी को रिमूव कर दो, तो इस बैटरी को रिमूव कर दो। तो इस बैटरी को रिमूव करके आपको क्या कह रहा है, पैरेलल में आपने क्या किया है, पैरेलल में आपने एक पोटेंशियल लगा दिया, सॉरी कैपेसिटर लगा दिया। पैरेलल में आपने क्या किया है, कैपेसिटर लगा दिया। लगा दो भाई कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जैसे लगाया बेटा, इसका पोटेंशियल कितना है V। मैंने क्या बताया था कि जैसे इक्वल कैपेसिटेंस को आप कनेक्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, अपना पोटेंशियल दोनों शेयर कर लेगा। पोटेंशियल क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा फाइनल, V/2। इसका पोटेंशियल फाइनल कितना हो जाएगा, V/2। ये कैसे आता है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ये जो जब कनेक्ट किया कैपेसिटर, ये जब कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्ट किया तो टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है जी आपका, टोटल चार्ज आपके पास है Q = C × V, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब जो C इक्विवेलेंट कितना है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, C कितना 2C इंटू V फाइनल। और यहाँ पे इनिशियली चार्ज कितना था बहादुर जल्दी बताओ, Q = C × V। इनिशियली कितना था, इसके पास ही है ना टोटल चार्ज, Q = CV। तो C ने C को चेप दिया तो फाइनल देखिएगा, फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया, V/2। फाइनल पोटेंशियल क्या आ गया, V/2। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने फैक्टर से वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, इनिशियली था ½ × C × V², ये इनिशियल। और फाइनल कितना हो जाएगा, ½ × C × ½ क्या, पोटेंशियल का हाफ। तो ये आ जाएगा कितना देखिएगा, ½ × C × V² डिवाइडेड बाई 4। लेकिन जब फाइनल लिख रहे हो ना, तो अगेन फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब फाइनल लिख रहे हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने है दोनों का, तो दोनों कनेक्टेड किस में है जी, दोनों कनेक्टेड पैरेलल में है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ने 2 को मार दिया। तो यहाँ पे देखो अब दोनों का रेशियो ले लो, U इनिशियल अपॉन U फाइनल, U इनिशियल अपॉन U फाइनल = CV² / 2 और इंटू CV² / 4
तो ये कितना आ जाएगा, सी वी स्क्वायर ने सी वी स्क्वायर को चेप दिया तो 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ गया, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखिएगा यू फाइनल इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, यू इनिशियल, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो देखिएगा कितना आने वाला है, यू इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो फाइनल है दैट विल गेट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, दैट विल गेट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो ये इसमें सिंपल है कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी एक चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर सेम होना चाहिए, जब कनेक्ट करते हैं ना तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसको लिख लीजिए, थोड़ा और डिस्कशन कोलैबोरेट करते हैं कि मान लीजिए कि सर अगर कुछ ऐसा हो, देखिएगा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन से डाइवर्ट कर रहा हूँ कि यहां से आपने जो देखा कि ये पोटेंशियल कनेक्टेड किससे था, एक कैपेसिटेंस C है और इसका पोटेंशियल V है। जब यहां से इस इनिशियल एनर्जी कितना है जी, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ये कैपेसिटेंस C है, ये बैटरी भी है, तो यहाँ पे जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस 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 प्लस, इस पे माइनस 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 माइनस। ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल है भी। जब इस कैपेसिटर को नाउ यू कैन रिप्लेस दिस बैटरी बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटेंस आ जाता है कितने का कैपेसिटेंस से कनेक्ट करना चाहते हो आप, मान लीजिए 2C से, इसका डबल। तो अब क्या करोगे, तो मैं अगेन बोलूंगा कि ये जो ऊपर वाला प्लेट है ये आपस में चार्ज एक्युमुलेट कर सकता है बट ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो टोटल मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो देखिएगा C इक्विवेलेंट अब दोनों पैरेलल में है, तो C प्लस 2C कितना होने वाला है, 3C, क्योंकि पैरेलल में है कैपेसिटेंस, इंटू V इक्विवेलेंट। अब इनिशियल चार्ज कितना था, C इंटू V। चार्ज कितना होता है कैपेसिटर पे, चार्ज Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो ये डिवाइड कर दीजिए, तो C ने C को मार दिया, तो जो अब इक्विवेलेंट आएगा पोटेंशियल वो कितना आएगा, V/3। वो कितना आने वाला है, V/3। मतलब वो फाइनल अगर लिखेंगे तो फाइनल क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखिएगा 1/2 इंटू अब इंटू C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाने वाला है, 3C इंटू V/3 का स्क्वायर इंटू V/3 का स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी 3C डिवाइडेड बाई 2 इंटू V स्क्वायर बाई 9। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर बाई 6। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। चमका है क्या, मतलब ये ध्यान रखना, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं कि जब भी पैरेलल में कनेक्ट करेगा ना, दोनों का इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल लेना। तो इक्विवेलेंट देखिए, सॉरी इक्विवेलेंट पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में कितना है, 3। ओहो, तो 3 है तो डिक्रीज होगा 3 से। एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी किससे डिक्रीज होगा, 3 से। पोटेंशियल किससे डिक्रीज होगा, 3 से। तो देखिए अभी जो रिसेंट क्वेश्चन किया उसमें कितना था कैपेसिटेंस, C। अगेन ये कनेक्ट किससे किए थे, C से। तो दोनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया बहादुरों, 2C। तो किससे डिक्रीज होगा, बाय फैक्टर ऑफ 2। पोटेंशियल किससे होगा, बाय फैक्टर ऑफ 2। तो ये तो समझ आना चाहिए ना आपको कि जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जितने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उतने फैक्टर से डिक्रीज कर देंगे, ओवरऑल आंसर आएगा। और देखिए आंसर इसका आया था ए पार्ट। उसी तरीके से अगर 2C कनेक्ट करते तो आंसर आता कितना, जल्दी बोलो कितना, 3 बाई फैक्टर 3। अगर मान लीजिए 8C से करता तो बाई फैक्टर ऑफ 9। चमका है क्या, बस इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगर समझ आ रहा है तो लाइक ठोको यार। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं, देखिएगा नीट 2016, द डायग्राम बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B in each diagram. In all the 4 cases the burden is same. Option B, minimum work is required to move Q in figure 1. Option C, maximum work is required to move Q in figure 2. Option D, maximum work is required to move Q in figure 3. तो देखिए इस क्वेश्चन में ये डायग्राम मैंने बना दिया है, दिस इज डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2, दिस इज डायग्राम 3 एंड दिस इज डायग्राम 4। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल और बहुत आसान है यार। क्या आपसे पूछा है, मुझे बताओ वर्क डन। तो वर्क डन एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, आपको देखो पूछा वर्क डन है। अब यहाँ पे सोचना ना कि आपको चार्ज को मूव करा रहा है, कौन सा चार्ज को, Q। किसको मूव करा रहा है, Q।
अब सोचो रिलेशन क्या निकलता है, तो रिलेशन आप लोग जानते हैं बहादुर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्डन इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो एक पाथ से दूसरे पाथ में मूव करो और देखो पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, तो वेरिएशन देखिएगा कि आपको ना रिलेशन याद होना चाहिए कि बर्डन क्या होता है, बेसिकली बर्डन और पोटेंशियल में रिलेशन होता है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्डन। ओके, तो इसी तरीके से जो बर्डन होता है W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dB बाई dr। ये सब आना चाहिए आपको ना। तो देखिए हमें खैर ये तो एक्स्ट्रा है, ये वाला जो पार्ट एक्स्ट्रा हमें लेना देना किससे है, ये वाला पार्ट से, है ना। ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं कि ये वाला पार्ट में क्या है कि बर्डन इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V, बर्डन इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V, और डेल्टा V क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा V रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q यहाँ पे क्या है जी, Q यहाँ पे चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, और W का मतलब है वर्क, W का मतलब क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। अब चार्ज तो सभी के केस में सेम है, चार्ज सभी के केस में क्या है, A टू B जाने के लिए चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है। अच्छा, तो चेंज क्या कर रहा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट, इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट, इस केस में 10 वोल्ट, इस केस में 10 वोल्ट, इस केस में 10 वोल्ट। ओ हो, मतलब पोटेंशियल सभी का डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल दो का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब वर्क डन सभी केसेस में क्या होने वाला है, इक्वल। डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन पोटेंशियल, और किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो चेंज इन पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन ऑल द 4 केसेस विल रिमेन सेम। सो अमीरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अमीरा इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझ आ रहा है तो ठोको ताली और बजाते रहो लाइक, और कुछ नहीं आएगा इस वीडियो पे लाइक के अलावा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं आने वाला। ओके बहादुर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन क्वेश्चन है, नीट 2017 एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is option A 8 millicoulomb, option B 2 millicoulomb, option C 5 millicoulomb, option D 7 microcoulomb. तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर पिछले क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ नहीं आया, ज्यादा तेज हो गया, ठीक है, तो वीडियो को ना दोबारा से उसको देखो, दोबारा देखोगे ना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि सिंपल चेंज इन पोटेंशियल देखना था, चेंज इन पोटेंशियल सेम है। तो ये बहादुर इस क्वेश्चन में देखिएगा आपसे पूछा क्या है, देखिएगा कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। तो देखिए गिवन क्या, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंगल गिवन है 30 डिग्री, डायपोल लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, टॉर्क गिवन है 4 न्यूटन मीटर। तो आपको ना यहाँ पे अगेन पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन है। टॉर्क आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क एंड डायपोल में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि डायपोल बोला है तो डायपोल में रिलेशन होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू P × E, और आपको आना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है, -P.E, एनर्जी के साथ डॉट, एनर्जी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और टॉर्क के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा टॉर्क से हमें लेना देना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या लिखने वाला हूँ, P को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल। अरे कल बताया थे ना कि अब पिछले लेक्चर में मैंने 2020 में बताया था कि अगर इसके बीच का चार्ज, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर लेंथ L है तो डायपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, वो कितना है L, तो क्या लिखा वो P को Q इंटू L। और जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो किससे हटाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्लेस्ड बाय साइन थीटा, ये क्लास 11th की बात है, और डॉट प्रोडक्ट रिप्लेस्ड बाय cos थीटा। ओके, तो साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इनटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या टॉर्क गिवन है, देखते हैं टॉर्क गिवन है क्या, यस 4 न्यूटन मीटर, कितना गिवन है 4 न्यूटन मीटर। चार्ज हमें निकालना है, लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और इनटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है, 1/2, कितना होता है 1/2। और जैसे 1/2 रखेंगे तो 2 से, यहाँ पे मैं नहीं रख रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा ये 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, Q इंटू
2 और क्योंकि ये आंसर देखिएगा आंसर माइक्रो मिली इस तरीके से कुछ गिवन है और लेंथ किस में गिवन है सेंटीमीटर में, लेकिन टॉर्क किस में न्यूटन मीटर में, इसलिए इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे इंटू 10⁻⁻2। ओके और ये देखिएगा कितना है 2 × 10⁵ और ये इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है sin 30 डिग्री की 1/2। सो 2 and 2 will get cancel out, 2 and 2 will get cancel out, this 2 and 4 will get cancel out 2। तो आंसर में देखो 2 वाला आने वाला है, तो 2 वाला तो मुझे पहले पता चल गया आने वाला है करके, तो देखिएगा तो ये क्या आने वाला है Q इज 2 और ये डिवाइड में आ जाएगा इनटू ये कितना -2 और +5 कितना +3। सो ये कितना आने वाला है +3 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ अरे पावर दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये -3 को क्या बोलते हैं, -3 को मिली, कौन मिली, आंसर मिली, कौन सा मिली, बसंती, कौन सा बसंती, तो कितना 2 मिली कूलम, 2 मिली, क्योंकि जो मिली होता है ना, मैं बताता हूँ बेटा कि अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो x मिलीमीटर, इसका मतलब ये होता है x इंटू और मिली को जब चेंज करते हैं मीटर में तो मिली मतलब 10⁻⁻, कि अगर x मिलीमीटर लिखा हो तो क्या लिखेंगे x इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। तो मिलीमीटर को हम लोग कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं, तो इसको शर्माना मत, कॉपी में लिख लो, खोपचे में ना, खोपचे में लिख लो। और अगर ऐसा लिखा हो x माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर को कैसे चेंज करेंगे, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। यस ये न्यू टाइप का जो साइन है ना इसको हम माइक्रो बोलते हैं, क्लियर है क्या। तो ये आ जाएगा कितना, तो देखिए एक माइक्रो वाला ऑप्शन तो वो तो ऐसे भी नहीं आने वाला था, 2 आया था, तो हमारा ऑप्शन आ गया कौन सा, बसंती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016, a parallel plate capacitor of area capital A, plate separation small d and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If a single dielectric is material to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by option A K is equals to K1 plus K2 plus K3 plus 3K4, option B K is equals to 2/3 K1 plus K2 plus K3 plus 2K4, option C 2/K is equals to 3/K1 plus K2 plus K3 plus 1/K4, option D 1/K is equals to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus 3/2K4। तो देखिएगा ये जो नीट का 2016 का क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायग्राम इस तरीके से आपको गिवन है, ऑप्शन ए आपको गिवन है। ओके तो यहाँ पे देखिएगा बहादुरो एरिया इसका ए है, ये एरिया a/3 यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 एंड इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है वो K4। तो देखिए आप लोग को जब सीरीज में पढ़ाते हैं ना, जब एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं चैप्टर, तो कैपेसिटेंस में आपको बताते हैं जब कोई कैपेसिटर बेटा डिस्टेंस वाइज डिवाइड हो, जब कोई कैपेसिटर किसके वाइज डिवाइड हो, डिस्टेंस वाइज डिवाइड हो, तो इसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जब डिस्टेंस वाइज डिवाइड होता है तो क्या होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब एरिया वाइज डिवाइड होता है, जब एरिया आधा कर देते हैं, जब एरिया वाइज डिवाइड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जब डिस्टेंस वाइज डिवाइड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज, और जब एरिया वाइज डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल। ओके तो आइए बात हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कि ये एरिया वाइज डिवाइड है, a/3 हो गया, ये a/3 हो गया, ये a/3 हो गया। तो बेसिक फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस जो कि हम लोग सीख चुके हैं कौन से नीट प्रीवियस ईयर 2020 क्वेश्चन में, कि जो बेसिक कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय G, जिसमें आपसे क्या पूछा था नीट 2020 का जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा था परमिटिविटी कैसे वैरी करता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सेम देखिएगा तो यहाँ पे कैपेसिटी बेसिक फार्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3, ये बेसिक याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों क्योंकि एरिया वाइज डिवाइड हुआ तो आप समझ रहे होंगे कि एरिया वाइज जैसे डिवाइड हुआ तो तीनों किस में कनेक्ट करेंगे, बहादुर प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, पैरेलल में, बिल्कुल सही सोच रहे हो, किसमें, पैरेलल में। और इसके साथ ये जो है ये इस तरीके से डिस्टेंस वाइज डिवाइड है, डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा ये d/2 हो गया, नीचे वाला भी कितना होगा d/2, डिस्टेंस वाइज डिवाइड हुआ मतलब दोनों किस में आ जाएंगे,
सीरीज में, दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए क्या इसको डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं, जब भी डिस्टेंस बाय डिवाइड हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, इसकी C2 और इसकी C3 और इसका C4। तो देखिएगा आप समझ सकते हैं कि एरिया इक्वल डिवाइड हुआ है, डिस्टेंस दोनों इन तीनों के लिए डिस्टेंस d/2 है। तो अगर इसका टोटल का कैपेसिटेंस C है इस ऊपर वाले का, तो C/3 होने वाला है। खैर ये हम नहीं करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग गिवन है, तो इसको मैं सॉल्व करके कंप्लीट दिखाता हूं कि किस तरीके से। ऑप्शन हमें डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों किस में है, पैरेलल में। खैर शॉर्टकट लास्ट में करते हैं ना, पहले समझते हैं। तो देखिएगा समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको पैरेलल सीरीज समझ आया है क्या, कि पैरेलल में तब होता है जब एरिया वाइज डिवाइड हो, सीरीज में तब होता है जब डिस्टेंस वाइज डिवाइड हो। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये इसके लिए C1 की वैल्यू कितना होने वाला है, C1 इज इक्वल्स टू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने से आपको पता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो क्या लिखेंगे, C1 इज इक्वल्स टू A इंटू, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और A की जगह आप ध्यान से देखिए एरिया कितना है इसका, A/3 और डिस्टेंस कितना है, D/2। ओके, सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा बेटा, C2 इज इक्वल्स टू, मैं सिमिलरली क्या लिख दूं, K टाइम्स मतलब कि K2 इंटू A/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/2। सिमिलरली यहाँ पे C3 क्या हो जाएगा, C3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अब C3 के लिए क्या होगा, एरिया A/3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना D/2। अगेन सेम C4 कितना होगा, C4 भी लिख लेते हैं हम लोग, C4 इज इक्वल्स टू, C4 कितना होने वाला है इसके लिए एरिया, तो इसका देखिएगा ध्यान से एरिया ना, इसका ये पूरा एरिया है, इसका ये एरिया पूरा है, इसका ये पूरा एरिया कवर किया, तो ये एरिया पूरा कवर किया यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एरिया कवर किया ना, कौन, K4, इसने पूरा एरिया कवर किया। जब K4 में जब पूरा एरिया कवर किया तो मुझे बताओ इसका कितना हो जाएगा एरिया, इसका एरिया A, इसका एरिया A। अच्छा, जब इसका एरिया A बना दो तो मुझे बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। और इसके लिए डिस्टेंस कितना है, इसके लिए भी डिस्टेंस कितना है, हाफ। इसके लिए भी डिस्टेंस कितना आपको प्यारे बच्चों, ये D/2, क्योंकि D पूरे जो ये पूरा D है और ये कवर कितना किया D/2, तो ये कितना आ गया D/2। अब देखिए जब कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर पैरेलल में हो, जब दो कैपेसिटर C1 एंड C2 पैरेलल में होते हैं, यहाँ पे देखिएगा C1 है जी, ये C2 है, जब दोनों पैरेलल में होते हैं बहादुरों, तो बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है जी, C1 प्लस C2, क्योंकि ये वैसे एक्ट करता है जैसे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे देखिए अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो वैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखो अगर दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, दो रेजिस्टेंस C1 एंड C2 अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये वैसे बिहेव करेगा जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं लिख रहा हूँ पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप परमिट करेंगे तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर लिख लिया होप सो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रख रहा हूँ इसलिए ताकि हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो देखिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखने वाले हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये तीनों का पैरेलल मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए अब इसके साथ ये सीरीज में है तो इसके इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट को मान लेते हैं C इक्विवेलेंट, और ये सिस्टम के इक्विवेलेंट को मान लेते हैं हम लोग C इक्विवेलेंट डैश, सिस्टम का पूरे का ना, पूरे का। तो क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट के साथ ये किसमें है, सीरीज में, तो क्या आ जाएगा इनटू C4 बाय दिस फार्मूला डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट प्लस C4, यस और नो। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगर इसको सेपरेट करना चाहो, इसको आप सेपरेट करना चाहो तो यहाँ पे देखो सेपरेट मैं कर रहा हूँ, इसको देखना क्या लिखूंगा, इसको सेपरेट करके क्या लिखोगे आप, इसको रेसिप्रोकल कर लो ना, इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल क्या लिखोगे 1 by C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट प्लस C4 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इनटू C4। ये रेसिप्रोकल क्यों, क्या रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट में भी हम ध्यान रख रहे हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान रख रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो इसको जब सेपरेट करेंगे ना, इसको जब आप सेपरेट करेंगे तो ये देखिएगा नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब आप सेपरेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसके साथ सेपरेट कीजिए तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इनटू C4 प्लस, अब इसके साथ करेंगे सेपरेट तो C इक्विवेलेंट इनटू C4, यहां से C इक्विवेलेंट को मार दिया, C4 में C4 को मार दिया
तो यहाँ से क्या आने वाला है, दैट इम्प्लाइज 1 by C equivalent dash is equals to, यहाँ से क्या बचा है 1 by C4 प्लस 1 by, अब यहाँ पे क्या बचा है देखो प्यारे बच्चों 1 by C equivalent। तो आपका आंसर आ चुका है कि देखिएगा 1 by C equivalent dash 1 by C4 प्लस 1 by C equivalent। अब यहाँ पे देखो कि 1 by C4 मतलब K4 किसमें किसमें है, तो 1 by K4 तो सभी में है, तो किसमें देखिएगा इसमें नहीं है, ऑप्शन ए रिजेक्टेड, ऑप्शन बी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी सिलेक्टेड, ऑप्शन डी में देखिए 3/2 है, तो देखते हो सकता है वैल्यू इवैल्यूएट करने पे कुछ ऐसा आ जाए, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है, तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी 1/K4 का। तो कहे आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसको कंप्लीट वैल्यू रख के हम देखते हैं कि क्या आने वाला है करके ना। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे रख रहा हूं मैं वैल्यू किसका, C इक्विवेलेंट का, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए एरिया कितना था जी a/3, तो a/3 इनटू इसका वैल्यू कितना था K1 इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2, तो d/2 ऊपर चला गया, तो देखिए क्या आने वाला है 2 डिवाइडेड बाय 3 a इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ये सभी में कॉमन आएगा इन तीनों में। यहाँ क्या आएगा इसके लिए K1, इसके लिए कितना आएगा K2, तो प्लस K2, और इसके लिए कितना आने वाला जी K3, इसके लिए कितना आने वाला जी K3, तो ये आ गया आपका C इक्विवेलेंट। और 1 by C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया, मुझे तो 1 by C इक्विवेलेंट चाहिए, तो 1 by C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 3/2 इनटू d/a एप्सिलॉन नॉट 1 by K2, और ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पूरा रेसिप्रोकल तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ना K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 प्लस K2 प्लस K3। देखो कोई ऑप्शन में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, ये देखो तो 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3, तो ऑप्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। देखो मुझे डिनोमिनेटर में एडिशन में चाहिए, तो आंसर तो आ चुका है कि C इज द राइट आंसर, डी गलत होने वाला है, C इज द राइट आंसर क्योंकि ये नीचे में आने वाला है। तो ये देखिएगा कंप्लीट आंसर तक मैं पहुंचाता हूं, आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, तो कंप्लीट आंसर मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, कि आ गया हमारा 1 by C इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 1 by C इक्विवेलेंट डैश मुझे चाहिए था, ये 1 by C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आने वाला है d इनटू K1 1 by K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K3। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 by C4 की वैल्यू कितना था, तो C4 की वैल्यू आप लोगों को याद होगा, एरिया कितना था जी A, ओके, और ये कितना था K4 इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इसका कितना होने वाला था डिस्टेंस d/2, डिस्टेंस कितना d/2, सो इट कम्स आउट टू बी, ये कितना आ जाएगा रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे तो एरिया यहाँ पर 2 आने वाला है, तो रेसिप्रोकल करें तो क्या आने वाला है d/2a एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना 1 by K4 इनटू क्या आने वाला 1 by K4, रेसिप्रोकल यही आएगा ना, देखिए यहाँ से 1 by C4 की वैल्यू निकाल के देख लो यार, 1 by C4 कितना आने वाला है d/2a एप्सिलॉन नॉट इनटू K4, वही तो रखा हूं यहाँ पे, तो ये आ गया 1 by C इक्विवेलेंट, पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया, लेकिन ये आपको आंसर में नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे C इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है, और C इक्विवेलेंट क्या बोला आपको कि C इक्विवेलेंट जो होता है दोनों C हो जाता है, जब दोनों C हो जाता है तो इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटेंस कितना आने वाला है करके, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है, तो C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितना आने वाला है, देखिएगा कि C इक्विवेलेंट जब दोनों कैपेसिटेंस C हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, देखिएगा एरिया इसका A है और इसका कितना होने वाला है जी A इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, A इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं K, कितना एज्यूम कर लेते हैं K, और देखिएगा ऊपर वाले का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस तो कितना था, टोटल डिस्टेंस जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो जब कैपेसिटर मैंने ऑप्शन में मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम से थोड़ी सी चीजें आपको समझ आएगी, ये इसमें समझिएगा और अच्छेगा मत कि ये जो डायग्राम था 1 2 3, ये जो आपके पास डायग्राम गिवन था, इसका एरिया A, इस प्लेट पूरे प्लेट का एरिया कितना A, तो टोटल एरिया कितना हुआ 2A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2A, तो ये 2A जैसे लिखे हैं, तो मुझे चाहिए 1 by C इक्विवेलेंट डैश, तो 1 by C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितना आने वाला है, 1 by C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितना आने वाला है जल्दी बताइए, तो 1 by C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आने वाला है, 1 by C इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आने वाला है कितना, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2 अपॉन, सॉरी नीचे क्या है D, तो D अपॉन
ये क्या करेगा 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तो 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप देखिएगा क्या आने वाला है 2/k। तो ऑप्शन ए किसमें प्रेजेंट था, सी पार्ट, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। और इसका शॉर्टकट ये बहादुर, इसका शॉर्टकट ये है कि आपको जब कैपेसिटर्स देखने में आपको लगा था कि ये C1 है जी, ये C2 है जी, और ये C3 है जी, और इसके साथ C4 किसमें है जी, सीरीज में, इसके साथ C4 किसमें है, सीरीज में। तो जैसे ही आपको पता चला कि इसका C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आने वाला है, और उसके साथ इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये पैरेलल में, और इसके साथ ये सीरीज में मतलब 1/C4 आने वाला है। यस और नो? तो आपको आंसर डिडक्ट करने आना चाहिए था कि 1/K4 वाला ऑप्शन देखना है, 1/K4 जो कि फ्री था कोएफिशिएंट से, तो वो ऑप्शन एक ही था, थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ नीट 2016। तो ओके प्यारे बच्चों, तो ये था डिस्कशन नीट 2016 से लेकर नीट 2019 तक। जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों को दे दिया। और सेम अब नीट 2010 से लेकर 2015 तक मैं कल के सेशन में लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज अगर चीजें समझ आ रही है ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स ये बनाइए कि आपको जो चीजें ग्रैब कर पा रहे हो ना, वो प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन है यार। प्रीवियस ईयर 3-4 बार सोल्व कर लो, जितना बार मर्जी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर करो, और वही आपको ना रिजल्ट दिलाएगा, वही आपको क्या करेगा, रिजल्ट दिलाएगा। और प्रीवियस ईयर में कोई भी चीजें मैं बोलता हूँ जो आपको लगता है कि यस इंपॉर्टेंट है, उसको याद मत रखो, उसको याद रखने के लिए कॉपी में कहीं लिख लो और उसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि थोड़ी दिन बाद चीजें ना भूल जाओगे। अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, तो इसलिए क्या करना, उसको ना लिख करना कहीं कॉर्नर पॉइंट पर, उसको हाईलाइट कर लो। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल शॉर्ट नोट्स बनाना, जो कि प्रीवियस ईयर डिस्कशन से आप बनाते हैं। और ये प्योर डिस्कशन हो रहा है, जो कि आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट देगा, गारंटी रिजल्ट देगा। आप इसको एनालिसिस करना ना, थोड़ी दिन बाद जैसे चैप्टर इंक्रीज करेगा। ओके, तो आई होप आप इंटरेस्टिंग, आपको वीडियो लेक्चर लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो यार। कितने कर दो, ओनली 1000। कितने 1000 बन के जैसे होगा ना, मैं केमिस्ट्री वाले टीचर को लेकर आऊंगा, और जैसे 2K होगा मैं आपको मैथ वाले टीचर को लेकर आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए मैं बता रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को, कोई एडसेंस शुरू नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, दिल से पढ़ाने के लिए और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज अगर समझ आ रही है तो इसको ग्रैब करो और ऑर्गेनिक रिजल्ट देना यार। अगर मतलब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना अगर एडसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर नहीं शुरू कर रहा हूं ना, आप में से कोई एक बच्चा भी एक सिंगल डिजिट रैंक लेके आ जाता है ना, एक सिंगल डिजिट रैंक, या फिर कुछ ऐसा अच्छा सा कर जाता है, तो आप ना किसी का हेल्प करोगे इंजीनियर डॉक्टर बन के ना, तो वहां से मेरा जो इनकम होगा ना, वो आ गया होगा। जैसे आप किसी को हेल्प कर दिए ना, वो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया, और वो ना रिफ्लेक्ट करेगा मेरे कैरेक्टर को कि मैं क्या चीज कर रहा हूं और आप कहां से सीख के आए हो। वहां पे मेरा बस ना एक बार नाम ले लेना कि आकाश सर ना, आकाश सर कोई है जो निकोला फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, और वहां से मुझे चीजें सीखने के लिए मिली थी। बस वहां पे मेरा ना यार दिल मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइए ना, क्यों ना हम इस चैनल को ग्रो करते हैं और आगे हम अलविदा करते हैं आज के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको नेक्स्ट सेशन में जो वीडियो देने वाला हूं, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन होंगे। नीट प्रीवियस ईयर होने वाले हैं, नीट प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2010 तक, 2015 से 2010 तक। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।